ओके डियर स्टूडेंट्स, तो होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडस्ट्रीज इन इंडिया चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, भारत में उद्योग जो हैं इंडस्ट्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है इंडस्ट्री। कैसे? इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो हमारी लोकल डिमांड्स को पूरा करेंगे। लोकल डिमांड्स के साथ साथ वो ग्लोबल डिमांड्स को भी पूरा करेंगे। ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड डिमांड। वर्ल्ड डिमांड जो चीज आज हम बना रहे हैं वो चीज पूरे विश्व में भी कहीं ना कहीं उसकी डिमांड होगी, और अगर हम उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं इन आवर इंडस्ट्रीज तो वो चीज वहां पर भी अवेलेबल हो पाएगी। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडस्ट्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इंडस्ट्रीज होंगी और वर्ल्ड डिमांड होगी तो हमें क्या फायदा होगा? हमें फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा। जब हमारी कोई चीज विदेशों में जाएगी, वहां के लोग उस चीज को परचेज करेंगे, खरीदेंगे, उसकी डिमांड करेंगे, तो इन रिटर्न वो हमें विदेशी मुद्रा देंगे, और वो मुद्रा जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदेंगे तो उसको परचेज करने में मदद करेगी। इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स कमोडिटीज को प्रोड्यूस करती हैं, और वो कमोडिटीज जो हैं वो हमारी वांट्स और ग्लोबल वांट्स को फुलफिल करने में मदद करती हैं। इस तरीके से इंडस्ट्रीज एक रोल प्ले करती हैं। आपने सुना होगा जिस देश में जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वह देश उतना ही विकासशील या विकसित देश होगा। अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ चाइना का। चाइना बहुत जब हम आजाद हुए लगभग उसी के कुछ समय पहले या बाद में चाइना आजाद हुआ। चाइना की भी माली स्थिति जो थी, जो फाइनेंशियल स्थिति थी, वो बहुत खराब थी, बट वहां के लीडर्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए और वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। और आज की कंडीशन अगर देखी जाए तो एक सुई से लेकर एरोप्लेन के पार्ट्स तक चाइना क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है चीजों का। और प्रोडक्शन क्या कर रहा है? प्रोडक्शन करने के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर, विश्व लेवल पर उसकी चीजों की मांग की जा रही है। हम भारत में ही कहते रहते हैं चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। व्हाई वी आर सेइंग दैट? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी सरकार क्यों चाहती है कि चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट हो? बॉयकॉट होने का कारण क्योंकि हम वो चीजें किससे मंगा रहे हैं? चाइना से मंगा रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यूएबल मनी है वो कहाँ जा रहा है? चाइना ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी चीज, अगर हम वो चीज वहां से नहीं मंगाएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उन चीजों को प्रोड्यूस करेंगे और लोग हमारे देश की चीजों की मांग करेंगे। हमारे देश की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। जब हमारे देश की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि जो मांग है वो यहीं की यहीं उसकी पूर्ति हो जाएगी।
और हो सकता है दूसरे देश भी हमसे वो चीज परचेज करने लगे। तो इंडस्ट्रीज इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। नाउ अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने वाला हूं वो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कि कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। सो मैं आपको कंडीशंस बताता हूं। कंडीशंस एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अ नेशन। किसी भी देश में अगर हमें उद्योगों का विकास करना है तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस अवेलेबल, क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 1 इज climatic conditions. Climate plays a very important role for the setup of a industry. अगर क्लाइमेट सही है, फेवरेबल है, तो उस जगह पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मौसम कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। बट जिस जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश ही नहीं हो रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई है, कहीं पर बहुत ज्यादा हीट है, इन दैट कंडीशन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बड़ी दिक्कत आएगी और वहां पर हम इंडस्ट्रीज को सेट नहीं कर पाएंगे। सो पहली इसेंशियल कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री इज क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होना आवश्यक है फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। सेकेंड वन इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या? हमारे देश में जो जमीन है उसकी स्थिति क्या है? आप देखेंगे कि डीप इन वैलीज या माउंटेन्स रेंजेस या जो उबड़ खाबड़ जगह वहां पर इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी। तो मेन इंडस्ट्रीज कहां पर सेटअप होती हैं? प्लेन्स में। प्लेन्स में ही होंगी ना, क्योंकि उबड़ खाबड़ जगह होगी तो उसमें एक प्लांट यहाँ तिरछा लगा हुआ है, दूसरा प्लांट वहां लगा हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए प्लेन समतल जगह की आवश्यकता होती है। तो द सेकेंड थिंग which is very essential for the establishment of an industry is topography. अगर टोपोग्राफी सही है, फेवरेबल है, तो उस जगह इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट सही से होगा। ओके, नाउ द थर्ड वन, चीप लेबर। सस्ता मजदूर हमें अवेलेबल हो। अब देखिए, अगर हमें सस्ता मजदूर नहीं मिला, फॉर एग्जांपल मुझे इंडस्ट्री खोलनी है और मैं लेबर की तलाश कर रहा हूं, तो मुझे लेबर बोलती है या जो काम करने वाले लोग बोलते हैं, या मुझे कहीं से पता चलता है कि वहां की जो लेबर है वो तो 1 लाख रुपए पर मंथ मांग रही है, 2 लाख रुपए पर मंथ मांग रही है, इतना पर मंथ मांग रही है। तो हमेशा जब भी मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मैं चीजों की कीमतों पर भी ध्यान रखूंगा
और किसी भी चीज की जो कीमत होती है, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत होती है, उसमें लेबर का हिस्सा भी जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं लेबर को ज्यादा पे करूंगा तो इट मींस मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी महंगा होगा। मैं लेबर को ज्यादा पे करूंगा तो लेबर का जो मैंने पेमेंट दिया है, मैं अपनी जेब से तो नहीं दूंगा नहीं उसको, उसकी जो कीमत होगी मेरे प्रोडक्ट की कीमत में ही जुड़ी होगी। तो जितना ज्यादा मैं लेबर को पेमेंट करूंगा उतना ज्यादा मेरा जो प्रोडक्ट है वो महंगा होगा। मेरा प्रोडक्ट महंगा होगा तो स्वाभाविक बात है बहुत से लोग महंगी चीजों को परचेज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी रीजन हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो एक मेन रीजन है ही। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन भी लोग, बहुत से लोग जो रहते हैं वो महंगी चीज नहीं खरीद पाते हैं, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। और हो सकता है कहीं पर चीप लेबर अवेलेबल हो, कोई दूसरा चीज वो प्रोडक्ट बना रहा हो, सेम प्रोडक्ट कम दामों में, तो लोग उस कम दाम वाले प्रोडक्ट को खरीदेंगे कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे? उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ना। तो अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है और इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो आपके देश में लेबर जो है वो चीप, यानी वो सस्ती होनी पड़ेगी या सस्ती लेबर मिलनी चाहिए, अदरवाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, टोपोग्राफी। ओके आशीष, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके वेट, फर्स्ट मैं ये पॉइंट्स क्लियर करता हूं, उसके बाद में मैं इन पॉइंट्स को दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज टोपोग्राफी। देन द फोर्थ पॉइंट इज good network of transportation. Transportation plays a very important role in the development of anything. हमारा जो देश है उसमें सब चीजों के विकास में, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, बट इंडस्ट्रीज के साथ साथ हमारे देश के विकास में भी ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ओके, कैसे? एक चीज जहां पर पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसी चीज को किस जगह तक पहुंचाना, जिस जगह उस चीज का उपयोग हो रहा है किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में, उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की। अगर वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है वो सही नहीं है तो बड़ी दिक्कत आएगी प्रोडक्शन, या जहां पर जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसको जहां पर वो चीज मैन्युफैक्चर हो रही है वहां तक ले जाने में, मैन्युफैक्चर होने के बाद अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हुई तो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर हमें हमारे देश में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है तो हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क है वह भी अच्छा होना चाहिए। नाउ इट्स क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 5। ओके, पॉइंट नंबर 5 मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। लिसन, okay, so listen, the point number 5 is educate raw material. Educate raw material, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलना। जब हमारे पास कच्चा माल होगा
तभी तो हम पक्का माल बनाकर या फिनिश गुड्स बनाकर कंप्लीट कर पाएंगे और उसको बेच पाएंगे। अगर हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल है ही नहीं तो हम फिनिश गुड्स कैसे बना पाएंगे, हमारे देश में इंडस्ट्रीज कैसे सेट हो पाएंगी और हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। तो एडुकेट रॉ मटेरियल is also very important for the development of a nation. Got it? Okay. The next point is dense population for wide market. अगर dense यानी मतलब होता है घना, dense का मतलब होता है घना, घनी आबादी होना आवश्यक है। घनी आबादी होगी तो मार्केट्स होंगे, मार्केट्स होंगे तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो इंडस्ट्रीज जो है ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगी। जब वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़ेगा, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। अब इंडस्ट्रीज से देश का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये भी सुन लीजिए। देश का डेवलपमेंट मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे देश में पैसा भी हो, पैसा, बट देश की और भी चीजें। एक इंडस्ट्री लगती है कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इंडस्ट्री लगाई, अब उस इंडस्ट्री से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो उसकी डिमांड जनरेट होगी तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, देन प्रोडक्शन बढ़ने के बाद, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, हमें फायदा होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, तो गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा, टैक्स जाएगा। अब जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला, पैसा मिला। अब उस पैसे को वो मार्केट में खर्च करेंगे दूसरी चीजों पर भी, तो जो दूसरी चीजें हैं उनसे रिलेटेड लोग हैं उनको भी क्या मिलेगा, उस चीज से फायदा मिलेगा। वो जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से वो घर का सामान खरीदेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, घूमने भी जाएंगे। तो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। तो जब अगर हमारे देश में इंडस्ट्री सेटअप होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे दूसरे सेक्टर्स को भी फायदा मिलेगा। दूसरे सेक्टर जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर है, अब मैंने इंडस्ट्री खोली तो मैंने उसका इंश्योरेंस भी करवाया, तो जो बंदा इंश्योरेंस करने वाला है उसको भी फायदा मिलेगा और जो कंपनी इंश्योरेंस करने वाली है उसको भी फायदा मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस तरीके से जो एक इंडस्ट्री जो है या बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हमारे देश में लग रही हैं वो हमारे देश के डेवलपमेंट में मदद करती हैं। तो ये कुछ एसेंशियल कंडीशंस मैंने आप लोगों को क्यों बताई हुई हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। मैं इस सारे पॉइंट्स को दोबारा से आप लोगों को एक बार और रिपीट कर रहा हूं, उस चीज को आप ध्यान से सुने। ओके, नंबर 1 इज क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स हमारे देश का जो मौसम है या जिस भी जगह इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं वह फेवरेबल होना चाहिए, सही और अच्छा, उस व्यवसाय उस इंडस्ट्रीज को खोलने में सहायता करने के लिए। टोपोग्राफी, भौगोलिक स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति मतलब हमारे यहाँ पर जो लैंड की स्थिति क्या है, जमीन की स्थिति क्या है, वह
भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। देन चीप लेबर में आपको याद रखना है, अगर लेबर सस्ती है तो हमको बड़ा फायदा होगा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में। देन गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स रोडों का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारा जो इंडस्ट्रीज का जो गुड्स बन रहा है या रॉ मटेरियल जो उसको आवश्यकता है वो इसी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा। देन द नेक्स्ट वन इज एडुकेट रॉ मटेरियल। एडुकेट रॉ मटेरियल यानी पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल, क्योंकि अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो हम फिनिश गुड्स कैसे बनाएंगे। तो हमें पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल अवेलेबल होना आवश्यक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। देन डेंस पॉपुलेशन, डेंस यानी घनी पॉपुलेशन होगी तो जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे मार्केट्स वाइड बढ़ेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा डेवलपमेंट, हमारा इन द सेंस इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट होगा, जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज कितना इम्पोर्टेंट है फॉर आवर नेशन, और ये कुछ कंडीशंस हैं, एसेंशियल कंडीशंस हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन अ नेशन। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट, ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। ओके, okay, very good. So the next topic is types of industries in India. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, हमारे भारत में कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पर इनको 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया हुआ है, वे 4 तरीके सुनिए। पहला, so listen, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में कितने प्रकार से की इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज को 4 मेन प्रकार से बांटा गया हुआ है। इसकी अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप की जगह अपन बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पर। ऑनरशिप, ऑनर यानी मालिक, तो मालिकाना हक के आधार पर। देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी,
ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी उपयोगिता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर, देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स जो इंडस्ट्रीज बनाती हैं अलग अलग तरीके का, उनके आधार पर। तो इंडस्ट्रीज को 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया हुआ है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और चौथा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इस तरीके से इंडस्ट्रीज को 4 तरीके से बांटा गया हुआ है। अब इन चारों तरीकों में भी अलग अलग टाइप से इंडस्ट्रीज को सब डिवाइड किया गया हुआ है। बात करते हैं पहली ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। किसकी बात करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर ओनरशिप के बारे में बात करते हैं तो ये 4 तरीके से सब डिवाइड है। कैसे सब डिवाइड है? पहला प्राइवेट इंडस्ट्रीज, द सेकेंड वन इज गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, द थर्ड वन इज cooperative industry, and the last but not the least is mixed industry. On the basis या according to the criterion of ownership, on the basis of ownership, ownership के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर इंडस्ट्रीज को 4 तरीके से बांटा गया हुआ है। ठीक है। नंबर 1 इज प्राइवेट इंडस्ट्री, नंबर 2 इज गवर्नमेंट इंडस्ट्री, नंबर 3 इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, नंबर 4 इज मिक्स्ड इंडस्ट्री। अब ये क्या है? सिंपल, जो इंडस्ट्रीज कौन चलाता है? प्राइवेट इंडिविजुअल चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इंडस्ट्री खोलता हूँ तो वो मेरी खुद की इंडस्ट्री है ना, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? प्राइवेट इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट खोलती है, ओके, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ओके, गवर्नमेंट की फुल गवर्नमेंट भी होती है और सेमी गवर्नमेंट भी होती है। हमारे आसपास में 2 गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं बहुत बड़ी, कोई मुझे नाम बताएगा? उनके नाम बताएगा मुझे? और एक प्राइवेट इंडस्ट्री भी है, बहुत फेमस इंडस्ट्रीज हैं, नियर अवर गुना, गुना के आसपास ही हैं वो। किसी को पता है? अगर प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करता हूँ, ओके, वेरी गुड, दीप, NFL, ओके, गुड। प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करता हूँ, ओके, सोयाबीन प्लांट भी है, रुचि सोया प्लांट, ओके, रुचि सोया प्लांट। पगारा में जो है दीपक स्पिनिंग जो है वो इंडस्ट्री प्राइवेट है। जो NFL, जो गेल हैं, दे आर सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, मीन्स वहां पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, ओके। देन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के कोऑपरेशन से, ठीक है, सहयोग से चलती हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज मिक्स्ड इंडस्ट्रीज। मिक्स्ड इंडस्ट्रीज में आपको याद रखना है, जो इंडस्ट्रीज ऊपर वाले कोई भी 2 लोग मिलकर चलाते हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम मिक्स्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, ओके।
तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर इंडस्ट्रीज आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, 4 तरीके से उनको बांटा गया हुआ है। दे आर, नंबर 1 इज प्राइवेट इंडस्ट्री, नंबर 2 इज गवर्नमेंट इंडस्ट्री, नंबर 3 इज cooperative industry, and the number 4 is mixed industry. होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री सिंपल सा आपको याद रखना है, जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं। आप, मैं, हम में से कोई भी अगर कोई इंडस्ट्री खोलता है तो वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाई जाएगी? प्राइवेट इंडस्ट्री। ओके स्टूडेंट, बकाया जो 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो हम अगले लेक्चर यानी टुमारो में आप लोगों को उस चीज को समझाऊंगा। ओके, आज के लिए हम हमारी क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।